नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों हाई स्कूल से संबंधित चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ax प्लस बी वाई बराबर सी, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हो वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण कहलाता है। इसे सॉल्व करना अगर हम बैठ जाएं, केवल एक इक्वेशन हमारे पास हो तो ऑब्वियस है यहाँ x और y के हमको अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, कैसे? इसको मैं पिछले क्लास में भी समझा चुका हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अगर मैं यही बोल दूं तो ऐसे कितने x और y हैं जिसके लिए हमको 5 मिलने वाला है? तो जवाब आप x1 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, x को 1.5 ले लीजिए, यहाँ 3.5 ले लीजिए, जोड़ते जाएंगे, सबका आंसर कितना आ रहा? 5। अगर आपने 2 लिया ये 3 हो जाएगा, ये 2.2 लिया तो वो आप ले लीजिए 2.8, इनको जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इवन ये 5 और यहाँ पर 0 लेने पर भी सम कितना आ जाएगा? 5। इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यानी कि प्रतिबंधित करने के लिए हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि कम से कम हमारे पास ऐसे कितने इक्वेशन होने चाहिए? तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। अब अगर ऐसे में 2 इक्वेशन मिल जाएं तो हम उनका हल कैसे निकालेंगे, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन को किन किन मेथड से सॉल्व किया जाता है, किन किन विधियों से हल किया जाता है। ठीक है, यहां पर आइए देखिए, सबसे पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व, लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाई 3 मेथड्स, बाई 3 मेथड्स। ठीक है, 3 विधियों से हम लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहला सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दूसरा सेकंड हमारा इलिमिनेशन, यानी कि हम यहां पर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये विधि कौन सी कहलाती है? विलोपन विधि। एक विधि आप ग्राफिकल पढ़ चुके हैं तो इसलिए वहां का उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं तो लिखना चाहें तो आप ग्राफिकल विधि भी यानी कि ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं, यानी कि ग्राफ द्वारा। ठीक है, और चौथी विधि अगर हम बात करें तो ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अंग्रेजी में हम इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं वृज्ज गुणन विधि। ठीक है, वृज्ज गुणन विधि। ठीक है, अब ये अलग अलग हमारा एक एक एक्सरसाइज बनेगा। अगर मैं एक्सरसाइज का क्रम बोलूं तो ये हमारा 3.3 बनेगा, ये वाला हमारा क्या बनेगा? 3.4 बनेगा, और ये वाला हमारा 3.5। ये हमारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक एक एक्सरसाइज हमको डिस्कस करना है एक एक विधि के ऊपर। तो आज का हमारा प्रारंभ जो है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का और समझते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट करना केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। अब मुझे तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं आती है, पर मैं मोटा मोटा एक एग्जांपल ले सकता हूं कि जैसे NaCl है और यहां पर किसी ने HF लगा दिया, तो आपने पढ़ा होगा कि ये Cl हट जाता है, इसके जगह कौन आ जाता है? F आ जाता है। ये भाग जाएगा, H के साथ चला जाएगा। देखिएगा ऐसे इनकी जगह की अदला बदली हो जाती है और ये हो जाता है NaF, उधर हो जाएगा HCl। ठीक है, तो Cl की जगह लेने कौन आ गया? F आ गया। तो इसी तरीके से अगर y की जगह लेने x आ जाए या x की जगह लेने कौन आ जाए? y चला आए, तो इस मेथड को हम लोग कौन सा कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, कभी भी सवाल देगा तो 2 इक्वेशन हमारे पास होगा। हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से x के मान को y में या y के मान को x में चेंज कर कर दूसरे में लाकर रख देंगे। पूरा इक्वेशन आपका x में या पूरा इक्वेशन y में बदल जाएगा। चॉइस आपकी होगी, आप किस में बदलना चाहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, हमारे पास 2 इक्वेशन है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर बोलूं a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y बराबर क्या? c2। तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इस x वाले पूरे टर्म्स को उधर भेज देंगे,
तो हमें मिल जाएगा b1y बराबर c1 माइनस a1x और y बराबर हो जाएगा c1 माइनस a1x अपॉन b1। अब y की वैल्यू किसमें मिल गई हमको, x के फॉर्म में मिल गई। अब ये मान उठाइए, उठाकर यहाँ रख दीजिए और ये देखिए चमत्कार घटित हो जाएगा। यहाँ रखते ही ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें आ गया, आपने ध्यान दिया कहीं भी आपको y दिखाई नहीं दे रहा। अब इन x को इकट्ठा कर कर आप x की वैल्यू निकाल लें और जब x आ जाए तो वापस वहां वैल्यू रखकर क्या निकाल लीजिए, y का मान। तो ये विधि हमारी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। सवालों के जरिए थोड़ा लगाकर देखते हैं, फिर हमको ज्यादा लुत्फ आएगा। तो एक्सरसाइज संख्या हमारी 3.3, जिसमें हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। इस तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है पहले का पहला x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। बच्चे स्पेशली ध्यान ये भी दें कि बोर्ड में जिस मेथड से पूछता है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना रहता है। कई बार हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते और आंख मूंद कर सवाल लगा देते हैं और हमें मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूरे नहीं बल्कि सीधे 0 हो जाते हैं। अब हमसे पूछे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम लगा दें सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, तो हमारे सारे मार्क्स जो हैं वो डिड्यूस हो जाएंगे। आइए देखिए जरा क्या करने वाले हैं। पहला सवाल हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा इक्वेशन हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 पहले पकड़िए, यहां से y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालिए, x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस x। ये अब बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3, यानी कि y का मान किस में आ गया, x के फॉर्म में। अब कहिए सर फ्रॉम 2 यानी कि दूसरे इक्वेशन से, ये कहां से था, फ्रॉम 1 था, अब फ्रॉम 2 पकड़ लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4। इस y के जगह पर आप क्या उठाकर रख दीजिए, 14 माइनस एक्स बराबर 4। तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, प्लस x प्लस 4, x और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा माइनस है, प्लस हो जाएगा, 14 और 4 मिलकर 18 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। ठीक है, और y की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, तो देख लीजिएगा फिर से, जिससे मन करे वैसे उससे निकाल लीजिए, पर इक्वेशन नंबर 3 जो आपने बना रखा था y बराबर 14 माइनस एक्स, उसमें रखना अच्छा विकल्प होगा। तो 14 में से 9 निकाल दिया, कितना आ गया 5। अच्छा, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर जी हमारा आंसर सही था या गलत, तो मित्रों इसमें कोई टाइम नहीं लगना है, ये दोनों वैल्यू उठाइए और अपने दिए गए इक्वेशन में रखकर चेक कर लीजिए। जैसे x कितना आया आपका 9, y कितना आया है 5, 9 प्लस 5 कितना आएगा 14, ओके है। 9 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 4, ओके है। अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तभी आपका आंसर सही है। पता चला पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वहां पर मामला गड़बड़ है। यानी कि संतुष्ट दोनों समीकरणों को होना चाहिए, दोनों इक्वेशनों को होना चाहिए, तभी आप इससे काम अपना चला सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग के डर को ध्यान में रखते हुए हम सवाल उठाएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्हें भांति भांति की चीजों से डर लगता है, तो उसी हिसाब से हम ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको मजा आए। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगला इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम वर्क, वही प्रयास, वही सेम हिसाब किताब। चलिए इक्वेशन नंबर 1 उठाइए, पहला इक्वेशन उठाइए और वहां से आप क्या करिए, y की वैल्यू ले आइए। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें, तो जवाब है सर y की वैल्यू निकालने के लिए इस x को उधर भेजिए। 0.3y बराबर 1.3 माइनस 0.2x और फिर इंप्लाइज लगाइए, कहिए सर y बराबर 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में क्या कर दिया जाए 0.3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यही वैल्यू उठाकर कहां रखना है, पता है ना, कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 2। तो कहिए फ्रॉम 2, फ्रॉम 2, ये कहां से था फ्रॉम 1 और अब फ्रॉम 2। 0.4x, ऐसा क्यों करते हैं तो फिर से सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से, कि जब हम y की वैल्यू वहां पर रख देंगे तो ये पूरा किस में आ जाएगा, पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा x में।
इसीलिए रखा जाता है, ठीक है। तो 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में 0.3 बराबर 2.3 अपॉन में 1। इन दोनों का एलसीएम 1 और 0.3 का, तो जवाब होगा सर 0.3। 0.3 का 0.4 से गुणा, 4 तिया 12, 2 अंक पर दशमलव। 0.5 का 1.3 से, 13 पचे 65, 2 जगह पर अंकों पर लगाना था तो लगा दिया दशमलव। आगे बढ़े, 5 दूना 10, फिर 2 अंकों पर लगाना है, ये हो गया हमारा हिसाब किताब, ठीक है। और बराबर 2.3। अब इसको आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये दशमलव ना पसंद आए, 1 मिनट यहाँ पर मैं रुक कर, ये तो आप एक्स निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर विराम लगाकर एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत दोस्तों को दशमलव पसंद नहीं आता, वो एक थोड़ा सा कष्ट कर लिया करें। वो क्या, यहाँ से बैकअप लगाइएगा, देखिए यहाँ से एक्स तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर एक बैकअप लगाकर एक बात भी समझ लीजिए, दशमलव नहीं पसंद है तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इधर देखिए जरा, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10, 3/10, और यहां पर हो जाएगा 1.3 का दशमलव जब हटाएंगे बाई 10, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दे तो देखिए इक्वेशन फिर से पुराना हो गया, सस्ता हो गया, दशमलव की टेंशन भी खत्म। ये बातें खुद चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी, ये सोचे कि टीचर आपको बताता रहेगा, ये नहीं, ये कॉमन सेंस है। ये देखिए अभी आसान हो गया उससे ज्यादा। तो 13 माइनस 2x और y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी यही बदमाशी कर दीजिए, सब दशमलव उसका नष्ट करिए, नष्ट करते ही नीचे सबके 10 आएगा, 10 काट दीजिए। अब ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। अब बताइए फ्रॉम 2, तो 4x प्लस 5, y की जगह पर 13 माइनस 2x बाई 3, राइट हैंड में 23, फिर अपॉन में 1, 1 और 3 का एलसीएम 3, ये 12x हो गया, ये 65 हो गया, ये 10x हो गया, और राइट में 23 हो गया। तो 12 में से 10 गया भैया, 2x हो गया, धन 65, और ये क्रॉस गुणा हुआ भैया, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 69। अब इसको उधर भेजिए और कहिए सर 69 से 65 गया, 4 आ जाएगा, 2 2 जा। अब y के लिए क्या करना है, तो y के लिए एकदम फिक्स है आपके पास, देखिए बढ़िया इक्वेशन पड़ा हुआ, जहां y था वहीं से y उठा लीजिए, जहां से आपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो कहिए फ्रॉम थर्ड y बराबर 13 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। तो 13 माइनस 2x के जगह 2 बाई 3, तो ये हो गया आपका 13 में से 4 गया 9, 9 बाई 3, 3 3 जा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये उठाकर आप वहां चेक भी कर सकते हैं। आइए दिखा दें एक बार, इधर देखिएगा जरा, x के जगह 2 और y के जगह 3 अगर लिया जाए तो जरा यहां पर देख लीजिएगा दोनों इक्वेशन खुश हैं कि नहीं। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9, 0.9, और 9 और 4 जोड़ देने पर कितना आ जाएगा 13, 1.3। यहाँ भी देखिएगा अगर हम 2 रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 3, तो 4 दूना 8 यानी कि 0.8, 5 तिया 15, 1.5, 1.5 में 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2.3। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, जान लेना कि एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं मार सकता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट में एक बार ओरल डिस्कशन है, चेक कर लिया करिए, ठीक है, कि कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ। फॉल्ट आपकी तुरंत पकड़ में आ जाएगी, अगर एक भी इक्वेशन ने गड़बड़ी कर दी तो जान लीजिएगा कि आपसे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे आपके सारे दर्द पता है, इसलिए मैं छांट छांट कर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो दर्दनाक लगते हैं बच्चों को, तो ऐसे ही चीजें मैं थोड़ी थोड़ी छांट लेता हूं। ये इजीएस्ट है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तकलीफ देता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन और सबसे तकलीफ देने वाला भी, क्योंकि √2, √3, बच्चा सोचता है सर √2 का मान 1.43, √3 का मान 1.7, इक्वल रखेंगे सर जी तो बड़ा हालत खराब हो जाएगा कैलकुलेशन का। पर जिस तरीके से सवाल दिया उस पर गौर करिए, जैसे सिखाया गया बस उस पर गौर करिए, तो देखिए कितना आसान है। पहला इक्वेशन पकड़िए, y की वैल्यू निकालिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, x को उधर क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर दीजिए, जो सिखाया गया बस फॉलो अप करिए भैया। अब बोलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 बाई √3x, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। हमेशा की तरह हमने क्या किया, फ्रॉम 2, अब 2 वाला ले लिया,
उसमें ये y का मान उठाकर क्या किया, रख दिया। तो √3x √8 और y की जगह -√2/√3 इंटू x बराबर क्या हुआ, 0। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान दिया आपने, ये माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस। यहाँ पर 1 लगाया, इनका √3 हो गया एलसीएम, √3 का √3 से गुणा 3 और ये हो गया 8 दूना 16। और जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है मेरे भाई, x, तो बराबर क्या हो गया, 0। अब ये कोई भी नंबर आए अगर नीचे चला गया 0 अपॉन, वैसे तो आ रहा 19 √3 पर 0 बाई इन्हीं नंबर क्या हो जाता है, 0। ये केवल बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। अब ये 0 आ गया, अब कोई पूछा y कितना होगा, तो हमेशा की तरह क्या कहोगे सर, फ्रॉम थर्ड। y हमारे पास इक्वेशन है √2 बाई √3 माइनस आगे फिर x की वैल्यू चूंकि 0 मिली है और जब हम रख देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होते ही पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो x भी 0 y भी 0। संदेह हो तो आइए चेक कर लें, यहाँ 0 यहाँ 0, बताइए 0 से किसी भी संख्या का गुणा 0 और 2 0 जुड़ेंगे तो 0 फिर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले में भी देख सकते हैं, ये 0 पूरा, ये पूरा 0, 0 से 0 घटा 0, दोनों इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। एक बात और भी मजेदार है जो मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा कि राइट हैंड साइड में जैसे ये a1x प्लस b1y बराबर c1 आप लिखते हैं, a2x प्लस b2y बराबर c2 लिखते हैं, अगर ये हटाकर यहाँ 0 लिखा रहे तो सवाल लगाना भी नहीं चाहिए। वो तो अलग बात हमसे कहेगा लगाने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आप मुजबानी आंसर बता दीजिए 0 0। क्यों, क्योंकि जब भी इसको काट पीट कर आप संतुष्ट करेंगे राइट में हमेशा 0 ही आएगा, और 0 में किसी भी नंबर का गुणा भाग कुछ भी करने पर क्या आंसर आता है, 0 आता है। इसलिए 0 आना इसका लगभग तय है। ठीक है, क्लियर। ये हिसाब किताब हो गया। एक और भी है, बहुत सारे मेरे दोस्त शिकायत कर बैठेंगे तो मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, उसके बाद उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहेंगे सर जी कुल वाला लगाए, बटवा वाला नाई लगाओ, अपान वाला नाई लगाओ। आइए देख लेते हैं ये अपान वाला भी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप समझदार हो गए होंगे तो आपको इस अपान वाले से डर नहीं लग रहा होगा। जरा ध्यान से देखिए, अपान खत्म करना सीख लो मेरे भाई। यहां पर क्या है, नीचे 2 है और 3 है। अब ये बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 और उधर है -2। अब इसको उधर भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब बताइए पहले जैसा सवाल नहीं हो गया, ये क्वेश्चन 1 अब बना लीजिए। ऐसे ये भी 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6, ये 2x प्लस 3y बराबर 13/6, 6 6 कट गया। अब देख लीजिए इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12 और दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब जैसे हम लगाते रहे हैं वैसे मौज के साथ इसको लगाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें आपके लिए नहीं आने वाली। क्लियर, क्लियर। तो ये तरीका हो गया सवालों को लगाने का। अब चलते हैं थोड़े बहुत मजेदार सवाल लगाते हैं। पहले तो एक अच्छा सा सवाल है, उस अच्छे से सवाल से पहले मैं आपसे कुछ अच्छा पूछ लेता हूं। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके जहन में जाए, आपकी फीलिंग तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से 2x प्लस y बराबर 10 तब x तथा y बराबर ऑप्शन ए, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए x बराबर 1 y बराबर 2, ऑप्शन बी x बराबर 2 y बराबर 3, ऑप्शन सी x बराबर 3 y बराबर 4, ऑप्शन डी x बराबर 4 y बराबर 2। कौन सा सही ऑप्शन है? एक केवल इक्वेशन दिया और आपसे पूछ रहा है कि सर x और y की वैल्यू क्या होगी। ऐसे किसी भी सवाल के लिए मेरे दोस्त मैंने क्या बोला, ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि हल है। सोल्यूशन क्या करता है, अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, आप याद करिएगा, जब हम आपको बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे। पॉलिनोमियल में बताया गया शून्यक मूल हल, रूट बोला गया, उसे सोल्यूशन बोला गया, वैल्यू बोली गई। तो ये वैल्यू जो प्राप्त हमको होती हैं वो अपने इक्वेशन को जरूर
सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि सेंस ये हुआ कि इस तरफ में जो भी वैल्यू रखकर हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब बताइए जरा कौन सा आंसर होगा, हम रखना शुरू करते हैं। पहले ये वाला उठाया, 2 × 1 + 2, आंसर मेरा आ रहा 4, जो कि 10 के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2 उठाकर रखा तो 2 × 2 + y की जगह 3, कितना रहा 4 3 7 7, 10 नहीं आ रहा तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। और इसी तरीके से ये 3 और 4 उठाया तो 2 × 3 + 4 यानी कि 6 और 4 मिलकर 10, जो कि 10 के यानी कि राइट हैंड साइड के, ऐसे भी नहीं बोलूंगा मैं, कह दूंगा सर ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लगा रहा था, कोई भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा था, ये वाला आ गया, इसीलिए आंसर कौन सा सही है, ठीक है। 3 और 4 लीजिए, देखिए 10 आ रहा आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अंतिम वाला लगाया नहीं जाता, जब आंसर हमको मिल जाता है तो हम लास्ट केस नहीं लगाते। और हालांकि अगर आप इसको लगाएं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाने वाला, x की जगह 4 रखिए, y की जगह 2 रखिए, 8 और 2 मिलकर के आ जाएगा 10, तो ये भी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो ये भी क्या है, सही। अच्छा, ये चमत्कार क्यों घटा, किसी ने पूछा नहीं। कारण ये है कि हमारे पास इक्वेशन कितना है, केवल एक है, तो एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये दुर्संयोग है। ठीक है, हमें यहां पर सवाल में 5 या 2 कर देते तो भी ये इक्वेशन आंसर में नहीं आता। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब इसी पर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां हमें एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 11 और एक दिया 2x - 4y = -24, और फिर एक इक्वेशन दे दिया y = mx + 3 और जानना चाहता है कि ये बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये बताओ मेरे भाई कि m की वैल्यू के लिए क्या जरूरी है। ये 2 इक्वेशन दिए हैं और यहां पर आकर एक तीसरा इक्वेशन, इसमें अगर हमें x पता हो y पता हो तभी तो m निकाला जा सकता है। तो ऊपर के दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करिए, आप पहले x और y निकालिए। तो कैसे निकाल रहे थे अभी तक, पहले इक्वेशन से y को x में कन्वर्ट कर रहे थे, कर लीजिए। अब इसी को 1 बोला करिए, क्या फायदा है टाइम पास करने का। ठीक है, और फिर ये मान उठाकर कहां रखा करिए, सीधे 2 में, तो ये हो गया 2x - 4। जैसे जैसे समझदार होते जाएंगे आपकी टाइमिंग जो है सवाल लगाने की अच्छी अच्छी और बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, -24/1, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ये 44, ये 4 2 जा 8x - 24। अब इसको क्रॉस गुणा कर दिया जाए, सही है ना। देख लीजिएगा कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फॉल्ट हो तो इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। 8 4 12 -44, और 3 का जब गुणा होगा यहाँ पर तो 3 चौका 12 72 -72, ये उधर चला गया। 12x 44 घटेगा यहाँ से, तो 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 2, -28। अब जो भी आ रहा हो वो आपको सॉल्व कर लेना, एक बार मैं चेक भी कर लूं कहीं कोई फॉल्ट ना हो। 2x + 3y = 11, तो 11 - 2x बाई 3 हो गया, ये मान यहाँ रख दिया मैंने 4 से, तो 44, और +8x, ये 3 2 जा 6, 8 6, यहाँ देखिए गलती हो रही है, 8 6 मिलकर क्या होगा 14, ये 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -72 से 14 घटाया तो 28 आया, ये ठीक है, 14 दूना 28, x बराबर कितना आ गया -2। अब ये वैल्यू उठाकर 1 में रख लें, किसमें 1 में, तो y = 11 - 2x/3, तो 11 - 2 × -2 यहाँ पर बाई 3, तो 2 2 जा 4, 11 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 15, 3 है 3 पचे क्या हो जाएगा 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। तो x भी मिल गया, संयोग से y भी मिल गया। अब x और y उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए, तो बोलिए x की जगह कितना रख लिया जाए, तो जवाब है सर x की जगह रख लिया जाए -2। ठीक है, और y की जगह कितना रख दिया जाए, तो 5, और यहाँ पर प्लस। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए, 5 में से 3 गया 2, उधर हमारे पास m -2, काट दीजिए कट जाएगा, m बराबर -1। ठीक है, m बराबर -1। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। अब तो मुझे लग रहा है ये सारी समस्याएं तो आपको समझ में आ गई हैं।
अब चलते हैं थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है बच्चों को, क्योंकि इक्वेशन बनाना उनको मजा नहीं देता है ना। तो आइए जरा ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि बहुत मजेदार सेक्शन होता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं हिंदी में बोल रहा हूं और उसको इंग्लिश में लिखता चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का अंतर इज 26। और एंड एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। फर्स्ट नंबर इज थ्राइस ऑफ सेकेंड। ठीक है, फाइंड द नंबर पता कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याओं को घटा दिया जाए, उनका अंतर ले लिया जाए, तो आंसर आपको 26 मिलने वाला, 26 मिलने वाला है। और अगर फर्स्ट नंबर में को और सेकंड में कंपेयर कराएं तो हम पाते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का तिगुना है, थ्राइस है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए, जब नंबर कुछ पता होता है नहीं तो पहला काम तो यही कि लेट द नंबर, यानी कि मान ले संख्या क्या क्या है, माना संख्या x और y है। अब देखिए इसमें क्या सिखाना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। जैसे किसी ने हमसे बोला डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, ऐड या मोर होना ऐसा कुछ लिखा तो प्लस। ठीक है, टाइम्स लग गया, ठीक है, टाइम्स लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई होना। ठीक है, डिफरेंस यानी कि अंतर, ऐड या मोर यानी कि ज्यादा, ठीक है, और टाइम्स यानी कि गुना या गुणा। ठीक है, तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। तो हमने कहा लेट द नंबर आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई है। अब नंबर का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर। तो एक्स और वाई को क्या करिए, घटा दीजिए। और कहता है ये घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, 26। तो एक्स माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहता फर्स्ट नंबर। अब जिसको भी आप फर्स्ट बोलना चाहें, वो ऑब्वियस है, मैंने अपने क्रम में पहला किसको लिखा है, एक्स को, तो ये फर्स्ट, और y क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। तो कहता फर्स्ट जो है यानी कि x जो है वो क्या है, सेकंड का 3 टाइम है। तो x बराबर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ y। अब मुझे लगता है आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई, 3 की जगह 3 और किस में कर देना है, y में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बहुत लड़के बिना बात के जब उनको एक सिस्टम सिखा दीजिए तो उसी सिस्टम पर कसम खाए रहते हैं। ये बहुत जरूरी चीज नहीं। इधर देखिएगा ऑलरेडी हमारा एक्स वाई में बदल रहा है स्वेच्छा से, तो क्यों ना यही फायदा उठाकर यहाँ ले लिया जाए। ये थोड़े मैं कह रहा हूँ कि एक्स ही में केवल बदलें, आप वाई में भी तो इक्वेशन बदल सकते हैं। तो एक्स के जगह क्या रख लीजिए, बोलिए, एक्स के जगह क्या रख लीजिए, 3y। ठीक है, तो फ्रॉम 1 यहाँ 3y, यहाँ y है, ये है बराबर कितना हो जाएगा 26। अब बताइए क्या आ जाएगा, 2y बराबर 26, 2 से काटिए 13। यही मैंने थ्योरी में बोला था कि मन करे x का मान y में, मन करे y का मान x में, किसी में भी कन्वर्ट कर कर दूसरे में रखेंगे तो वो पूरा का पूरा एक में बदल जाएगा, तो पूरा x या पूरा y। ठीक है, तो चलिए अब ये मान उठाकर 2 में रख लीजिए, फिर से कहिए फ्रॉम 2, x बराबर 3y है तो 3 इंटू 13 किया 39 आ जाएगा। तो x बराबर 39 और y बराबर क्या हो गया हमारा 13। x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। आप मुजबानी भी चेक कर सकते हैं, 39 और 13 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 26, और 13 का तिगुना कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए, 13 3 जा 39। तो दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर लिखा है, अंग्रेजी में बोलें तो दो संपूर्ण कोण, यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इन विच बड़ा कोण, इन विच बिगर एंगल इज 18 मोर देन स्मॉलर एंगल, यानी कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब। अब पहले यहां पर क्वेश्चन पूछना बन जाएगा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या होता है, ये पूछना पहले बन जाएगा। तो हिंदी में सुन लीजिए पहले, पूरक और समपूरक, फिर से सुन लीजिएगा, पूरक समपूरक, ठीक है। और अंग्रेजी में सुन लीजिएगा, पूरक को क्या कहते हैं और समपूरक को क्या कहते हैं। पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताता हूं, क्योंकि लड़के बार बार भूल जाते हैं कौन सा क्या है, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, पूरक में 3 अक्षर, समपूरक में क्या है 4 अक्षर। तो इसमें 90 डिग्री और इसमें 180। जो बड़ा है, जिसमें अक्षर ज्यादा है, उसका सम ज्यादा होगा। उधर भी चलिए, अब अंग्रेजी में देखिए पहले क्या आता, सी छोटा है और एस क्या है बड़ा है, तो सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और एस क्या हो जाएगा 180। अब आज के बाद आप भूलिएगा मत, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रिक समझ में आ गई है। तो आसान सी ट्रिक है, अगर दो एंगल्स लें, उनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिलता है तो हिंदी में पूरक, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल ले, उनको जोड़ने पर 180 मिले तो उसे हम समपूरक या सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है। अब इसी आधार पर आइए जरा क्वेश्चन भी लगा लिया जाए। क्वेश्चन कहता है देयर आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास हैं। तो लेट, ये बहुत बड़ा बात हो गया, एक्स एंड वाई, ठीक है, आर टू एंगल, दो कोण हैं, कौन कौन, एक्स और वाई, सप्लीमेंट्री हैं। ये तुरंत एक इक्वेशन आपको दे रहा है, क्यों, क्योंकि बोथ दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो संपूरक होने के नाते हम लिख देंगे यहां पर x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर चलिए इन विच बिगर एंगल, अब जिसको भी आप मानना चाहें तो लेट कर लीजिए x इज बिगर, मान लेते हैं x हमारा क्या है बड़ा है, तो चलिए x डिग्री को बड़ा मान लिया। अब ये जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, तो कह रहा सर जी दूसरे से 18 बड़ा है, यानी कि दूसरा वाला पकड़ लें और दूसरे वाले में कितना सम कर दें 18। मोर लिखा है, मोर का मतलब हमारे क्या होता है जोड़ना, ज्यादा। तो y में कितना जोड़ दें 18 जोड़ दें, हमको x मिल जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल बन गया। अब फिर वही पागलपंती वाला काम ना करें कि फिर इसको इधर भेजें तो y को x में बदलें। अरे फोकट का दिया मेरे भाई, x एक तरफ है, x का मान किस में दिया है y में, तो फिर सीधे उठाओ, यहां क्यों नहीं पटकते, सॉरी रॉन्ग नंबर हो गया, इस तरह, ठीक है। और देखिए सवाल सॉल्व, फ्रॉम वन ये रख दीजिए आप, बोलिए क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, 18 उधर भेज दो, तो 18 घटने पर ये हो जाएगा 162, 2 से काट दीजिए 81 डिग्री आ जाएगा। तो y बराबर 81 डिग्री, ठीक है, 81 डिग्री। अब इसी मान को आप उठाकर चाहे फ्रॉम 2 ले लीजिए चाहे फ्रॉम 1 ले लीजिए, तो फ्रॉम 2 x बराबर y प्लस 18, तो 81 में हम क्या कर रहे हैं 18 ऐड कर दे रहे हैं, आंसर कितना आ गया 99। हमारे पास एक एंगल है 81 डिग्री और दूसरा कितना है 99 डिग्री, यानी कि 99 डिग्री, ठीक है। आसान लग रहा है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है मित्रों, और मजा भी आता है इसको लगाने में। एक बार अगर आपको मजा आने लगा तो फिर इससे बेहतरीन चैप्टर खोजे नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6, अब यहां पर मैं केवल इक्वेशन बना बना कर देने वाला हूं, आपको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे निपटाऊंगा, केवल इक्वेशन दूंगा। 7 बल्ले और 6 गेंद ₹3800 में खरीदे। पहले ही पढ़ लिया, 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन सा दिखा कि नहीं,
एक बैट और दूसरा बॉल, पक्का हो गया। तो उनके कास्ट, तो लेट कास्ट ऑफ वन बैट इज x एंड वन बॉल इज y। ठीक है, वन बॉल इज y। एक बैट का मूल्य x रुपया मान लिया, एक बॉल का मूल्य क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है जो, उसको जरा फॉलो करिए। ठीक है, इधर देखिए क्या कहता है हमारे पास, कि हमारे पास 7 बल्ले हैं, 7 बैट और 6 बॉल है। इन दोनों का जब रेट लेते हैं तो ये 3800 आता है। दूसरी तरफ कहता है अगर 3 बल्ले लिए होते, यानी कि 3 बैट लिए होते और कितना 5 बॉल लिए होते, तो हमको कितना देना पड़ता, 1750। अब यहूं में बहुत लोग बिना बात का पीएचडी करते हैं। इससे आसान इक्वेशन क्या मिलेगा, एक बैट अगर x रुपए का तो 7 बैट कितने का होगा, 7x का। नहीं समझ में आता है ऐसे सुन लीजिए, एक बैट x का है, दूसरा बैट लेने जाओगे फिर x दोगे, तीसरे में फिर x दोगे, तो 7x, 7 बैट के लिए कितनी बार x दोगे, 7 बार। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7x। यहां बोलो एक बॉल के लिए कितना देने वाले हो, y। 6 बॉल के लिए आपको खरीदना है तो y y y y y क्या बार, 6 बार, क्या हो जाएगा 6y बराबर 3800। इक्वेशन नंबर 1। अगला फिर ऐसे ही 3 बैट तो 3x, 5 बॉल तो सिमिलरली 5y 1750। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये मैं होमवर्क में आपके लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया है, लगाना सिखा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सब सस्ते सवाल हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहले इसका डायग्राम समझिए, इधर जरा ध्यान से देखिए। मान लेते ये कार है, ठीक है, इधर देखिएगा जरा, इस चीज को समझ लीजिए, फिर सवाल का एक क्वेश्चन बताइए लगाना आया कि नहीं। अब इस कार में कोई आदमी आया, बैठ गया, खाली इस बैठ गया तो मुझसे क्या रुपया ले लेंगे, x रुपया, कहेंगे लाओ निकालो, कार में कहाँ बैठे। ठीक, अब ये जब चलने लगेगा तो पर किलोमीटर, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, डायग्राम समझिए, हर किलोमीटर पर उससे y रुपीस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर गया 1y, 2 किलोमीटर गया 2y, 3 किलोमीटर गया 3y, 4 किलोमीटर पर 4y। अब आप इक्वेशन बता दीजिए जरा पढ़कर, कि क्या लगता मुश्किल है। एक आदमी आया और बैठा 10 किलोमीटर गया, 105 रुपया दिया। अब बताओ फॉर 10 किलोमीटर, बोलिए जरा, फॉर 10 किलोमीटर पहले आएगा, बैठेगा, बैठने का 100 रुपया दे डालेगा, फिर क्या करेगा भैया जरा बताओ, फिर वो 10 किलोमीटर ऐसे जाएगा, हर एक एक किलोमीटर का क्या रुपया देगा, अपनी जेब से वाई वाई, ज्यों 1 किलोमीटर हुआ 1 वाई आपको थमाएगा, दूसरा फिर गया फिर 1 वाई, ऐसे कितना वाई, 10 बार। तो एक 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 कितनी बार, 10 बार, तो 10 वाई, ये जोड़ देने पर कितना 105। दूसरी तरफ अगर वो जाता है कितना दूर, फिर कितना लिखा हुआ जरा पढ़िएगा अगला, 15 किलोमीटर तो 155 लगता है। मामला फिर वही है कि आएगा बैठेगा, और बैठेगा तो 100 रुपया तो उसको देना ही देना है, नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा। अब उसके बाद यहाँ पर वाई कै बार आएगा, तो जवाब है सर 15 बार, 15 टाइम, हर 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 15 वाई, और ये जोड़ने पर 155। तो अब ये 2 इक्वेशन दे दिए हैं, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं, मैंने बोला SW सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है इक्वेशन बनाना, वो मैंने आपको लल्लन टॉप तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, जो आपको मजा आएगा सुनकर भी, देखने में भी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, अब भिन्न का मतलब फ्रैक्शन से है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी कि इफ इन अ फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 को जोड़ दिया गया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, देन इट बिकम 9/11, वह 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में तो इन जोड़ दिया जाए, यानी कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, न्यूमरेटर में भी 3 डिनोमिनेटर में भी 3, तो उस स्थिति में 5/6 हो जाता है। पूछ रहे सर वो भिन्न क्या होगा, ठीक है, उस भिन्न की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए पहले तो बोहनी करिए, और बोहनी में ये लिखिए कि लेट, पहले इनिशियली कुछ तो रहा होगा, लेट फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, लेट फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इज, क्या मान ले, अपॉन फॉर्म में होगा तो क्या लेंगे x/y। ठीक, इफ, यदि 2 इज एडेड यानी कि जोड़ा गया, इन न्यूमरेटर एज वेल एज
डिनोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 2 अगर ऐड कर दिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, तब क्या होगा? तो जवाब दे रहा है कि सर जी तब इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, पर y प्लस 2, दोनों में 2 2 ऐड कर दिया, लेकिन इसने इसका मान भी दे दिया, कितने के बराबर दे दिया मित्रों, 9/11। अब इतने समझदार आप हैं कि आप जानते हैं इसका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18 हो जाएगा। अगला, अब चाहे तो इसको आप y की वैल्यू निकाल लें, एक काम ये भी कर लें, इसको इधर भेज दीजिए। 22 में से आपका 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 9y। तो y बराबर 11x प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यही सेम काम करना है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया। उसने क्या बोला कि अगर आपने 3 जोड़ दिया होता, अगर इफ 3 इज एडेड, सेम प्रोसेस करना है, मतलब अब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 ऐड करना है। तब बताइए क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी x में भी 3 और y में भी 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 5/6। कितना है? 5/6। अब कहता फाइंड द नंबर। अब बोलिए जरा क्या कर देना है, फिर इनका क्रॉस गुणा करना है। आधी तैयारी ऊपर कर चुके हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए जरा देखिए, क्रॉस गुणा 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। वहां से देखिएगा y के जगह हम क्या रख सकते हैं, ऊपर देख लीजिएगा कितना रख सकते हैं। तो जवाब है सर 11x प्लस 4/9 प्लस 15/1। ठीक है, चलेगा। तो ये 6x प्लस 18, उधर 1 और 9 कैल्सियम 9, 11 5 जा 55 और 5 4 जा 20, 15 का 9 से गुणा 135। ठीक है, इसका क्रॉस गुणा 9 छक 54x प्लस 18 का 9 से गुणा 162। ठीक है, उधर हो गया आपका 55x और 135 में हम 20 जोड़ देने वाले हैं तो 155। अब ये इधर और ये इधर, तो 55 में से 54 गया x और 162 में से 155 घटा दिया तो 7, x बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, और फ्रॉम वन y बराबर कितना है, 11x प्लस 4/9 पहले ही था। तो बोलिए यहाँ पर x के जगह 7, फिर यहाँ पर हो गया 11 7 77 और 4 81, 81/9, 9 से काट दीजिए, 9 9 81। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 और उत्तर बन गया है, आंसर बन गया है, फ्रैक्शन होगा x/y, मतलब x के जगह हो जाएगा हमारा 7 और y के जगह 9, आंसर हो गया 7/9। तो उम्मीद करते हैं ये आराम से समझ में आपके आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंतिम सवाल के लिए थोड़ी सी सलाह, जानते तो हैं आप, पर बातचीत जरूर कर लिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एज रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या ध्यान देना होता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी ट्रिक है, आप कभी भी अपना प्रेजेंट एज कुछ मान लेते हैं सवाल लगाते समय, और इसके आगे आप आफ्टर होंगे या तो बिफोर होंगे। ठीक है, बाद में या पहले, आफ्टर या तो बिफोर। तो ये कॉमन सी ट्रिक समझ लीजिए। अगर के ईयर आफ्टर और के ईयर बिफोर दो सवाल है तो मैं दोनों डिस्कस करता हूं ओरल। जैसे आज आप 20 साल के हैं, आज से 5 साल बाद यानी कि आफ्टर, आज के 5 साल बाद क्या होंगे, तो 20 में 5 जोड़ देते हैं, कहते हैं सर 25 साल हो जाएंगे। तो जब आफ्टर आता है तो हम एज बढ़ा लेते हैं, और जब बिफोर आता है तो मैं फिर वही पूछा 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 20 में से 5 निकाल दीजिए 15 आ जाएगा। तो पीछे चलेंगे तो आप कह देंगे सर जी x माइनस के हो जाएगा। तो आफ्टर में ऐड करें, बिफोर में क्या करें, जोड़ें, और किसी एक पर एहसान ना करें। जितने भी वहां पर वेरिएबल हों, जैसे रोशन है, उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, बहन है, तो सब में जुड़ेगा, सब में घटेगा, केवल एक का एज नहीं बढ़ता। अगर मेरा एज बढ़ेगा, आज के 4 साल बाद मुझे आगे ले जा रहे हैं, तो मेरे साथ जितने भी हित मित्र हैं सबका भी एज 4 साल क्या होगा, बढ़ेगा। कभी कभी बच्चे यही काम करते हैं गलत कि एक्स में बढ़ा लेंगे, वाई में नहीं बढ़ाएंगे, एक्स में घटा देंगे, वाई में नहीं घटाएंगे। तो बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और घटेगा तो सबका घटेगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा बात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले सुन लें क्या क्या लिखा हुआ है।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अभी पहले यहां पर ले लेते हैं प्रेजेंट एज, फिर उसके बाद बात करेंगे। प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, यहां पर 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक हमारे जैकब साहब हैं, ठीक है, और एक उनके पुत्र हैं। ठीक है, एक उनके पुत्र हैं, सन है। ठीक है, अब इन्हें एक्स और वाई मान लेते हैं, फिर उसका सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसने? 5 वर्ष बाद, तो यहां पर तुरंत बढ़ाइए, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। सवाल पढ़ने से पहले देख लीजिएगा, बच्चों की गलत आदत, वो लगते हैं सब कुछ पढ़ने इकट्ठे, पहले जो आपने पढ़ा आफ्टर 5 ईयर तुरंत लिखो कि जैकब की अब एज कितनी हो जाएगी, तो 5 आगे जा रहे हैं ना, x + 5, और सन की भी कितनी हो जाएगी, y + 5। अब आगे सवाल पढ़िए, क्या लिखता है? इस समय पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसका जो फादर है जैकब है वो अपने सन का 3 टाइम्स, तो यानी कि जैकब बराबर 3 टाइम्स ऑफ सन, अपने सन का कितना है? 3 गुना। ऑब्वियस है, पिता तो बड़ा होगा ही, लेकिन इस समय लोग क्या करेंगे, पिता की जगह x यूज कर लेंगे, जो कि गलत है। इस समय कितना है? x + 5 है, क्योंकि हम 5 साल बाद की बात कर रहे थे। पुत्र भी कितने का है? y + 5 का है, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 का करना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा इक्वेशन? x + y = 3y + 15। फिर आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, अभी तक यही करते रहे तो वही करिए। -15 में से 5 गया -10, 3y, तो y बराबर x - 10 अपॉन में 3, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखता है? कहता है कि जबकि 5 वर्ष पूर्व, अगर हम 5 साल पहले जाते, बिफोर 5 ईयर, कहां जाते? बिफोर 5 ईयर, तब क्या होता? तो ऑब्वियस है, जैकब की भी आयु क्या करती? घट जाती, और सन की भी आयु क्या करती? घट जाती। कितनी घट जाती? जितना पीछे आप आए हैं, यानी कि x - 5 और y - 5। अब कहता है इस समय उसकी आयु अपने पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का 7 गुना हो जाता। तो जैकब इस समय कितने का है? x - 5 का। पुत्र कितने का है? y - 5 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? तो 7 का। तो x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, अब यहां पर आप y की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो। ठीक है, इसको इधर बुला लाओ, ये हो जाएगा आपका 37 रहा, y की जगह x - 10 क्या हो गया? 3। ठीक है, y की वैल्यू यहां से रख लिया गया। बोलिए जरा कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद? 3x + 6, 3 3 9, 90, उधर हो गया आपका 7x - 70। इसको इधर ले जाया जाए तो 7x से 3x गया 4x, इसको इधर ले आए, 9 7 16, काट दीजिए, कितना आ गया? 40। जैकब की आयु ही पूछा था, और जैकब की प्रेजेंट आयु कितनी है? बोलिए x, तो इसलिए यही उसकी प्रेजेंट आयु हो गई, किसकी? जैकब की। ठीक है, प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर देखिए लड़के जल्दबाजी भी करते हैं, कई बातें समझ लें। आपसे सवाल पूछ सकता है प्रेजेंट एज, तो आंसर हुआ 40। वो बोलता आफ्टर 5 ईयर, तो 40 में 5 जोड़कर आंसर क्या बोलते हैं? 45। वो पूछ लेता बिफोर 5 ईयर, तो प्रेजेंट 40 का है, 5 साल पहले कितने का होता? 35 का। तो लास्ट सिरे तक क्वेश्चन को पूरा पढ़कर तभी आंसर दिया करें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपको लगाने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और ये उम्मीद करूंगा कि कमेंट और शेयर आप बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।